हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुलाई 2021 का छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक करंट अफेयर। ये उसका सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा की तरह इस बार भी डेटा आपके सामने एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करूंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक में स्थित कोरंडम की खदानों को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो सबसे पहले तो ये जो भोपालपट्टनम में कोरंडम की खदान है, इसके ऊपर पहले भी प्रश्न परीक्षा में देखे गए। तो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कोरंडम की खदान किस जिले में है। अगर आप ये भोपालपट्टनम याद भी रखेंगे तो ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बट हाँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है कोरंडम की खदान, बट ये काफी दिनों से बंद पड़ी है। इवन अविभाजित मध्य प्रदेश का जब हमारा छत्तीसगढ़ हिस्सा था, उसी समय से ये खदान बंद पड़ी हुई है। हमारी सरकार इसको फिर से शुरू करने वाली है लीज के माध्यम से। तो देखिए, उसी से संबंधित ये डेटा है। करीब 2.5 दशक के बाद अब इन खदानों का सर्वे व पर्यावरणीय अध्ययन कराया गया है। फिलहाल ये खदानें छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। इन्हें लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर ये भी आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रख पाए तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके अंडर में ये खदान आती है। अब देखिए, ये जो कोरंडम है ये काफी बहुमूल्य रत्न है और हीरे के बाद, डायमंड के बाद सबसे हार्ड मटेरियल ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे हार्ड कौन सा होता है? हीरा होता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कोरंडम। ये बहुमूल्य रत्न है, बट ये खदान बंद पड़ी हुई है। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कोरंडम एक बहुमूल्य रत्न है, आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। यह हीरे के बाद सर्वाधिक कठोर रत्न है, इसलिए इसका औद्योगिक उपयोग भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, डायमंड का उपयोग आभूषण के अलावा और भी बहुत जगह में होता है। जैसे कि मान लीजिए कांच, जो अगर बहुत ही प्रिसाइसली काटना है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है डायमंड का। ऐसे ही ये भी बहुत ज्यादा उपयोगी है कोरंडम। कोरंडम विभिन्न रंगों में व पारदर्शी भी होता है, कई कलर्स में होता है। बट याद रखना, अगर ये कोरंडम लाल रंग में है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर ये कोरंडम लाल रंग में है तो इसे रूबी कहा जाता है। लाल रंग में है तो इसे क्या कहेंगे? रूबी। यहां पर मैंने मेंशन किया है। कोरंडम विभिन्न रंगों में पारदर्शी भी होता है, इसे आमतौर पर सफायर कहा जाता है। ये इसे हम कोरंडम को और क्या कहते हैं? सफायर। तो सिंस ये पूरा कोरंडम न्यूज में, इसलिए इसकी आपको पूरी 360 डिग्री डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसे क्या कहा जाता है? कोरंडम को एक और चीज, दैट इज सफायर। सफायर भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब इसका रंग लाल होता है तब इसे रूबी कहते हैं। अगर कोरंडम पारदर्शी है तो भी आप उसे रूबी नहीं कहेंगे, लाल के अलावा कोई और कलर है तो भी रूबी नहीं कहेंगे, बट हाँ, अगर उसका लाल रंग है तो आप उसे क्या कहेंगे? रूबी। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इसमें से याद करने जैसा क्या है? पहला तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। फिर कोरंडम को रूबी कब कहते हैं? जब वो लाल रंग का होता है तब उसे रूबी कहा जाता है, और इसका एक और नाम सफायर भी है। ये सारा का सारा न्यूज में था, इस वजह से मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL, ये आपने पहले भी सुना होगा, SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा 40 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट कोरबा जिले के भटगांव तथा विश्रामपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, अगेन रिपीट करूंगा, कि कहां पर 40 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है। तो वो स्थापित किया जा रहा है कोरबा जिले में। और इसे कौन स्थापित कर रहा है? याद रखना है, ये अगर आपने स्टडी नहीं की होगी तो कभी आपका इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अब आपके माइंड में एक प्रश्न बन रहा होगा कि कोलफील्ड वाले सोलर पावर प्लांट कैसे बनाने लगे। तो आपको पता है कि हमारी जो
एनर्जी की नीड है उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। एक तो परंपरागत होता है कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल भी जिसे कहा जा सकता है, और एक होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या, जिसको वापस से आप फिर यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आता है, या फिर विंड एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल है। बट अगर कोयले की बात करें तो वो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल। क्यों, क्योंकि कोयला एक बार आपने बर्न कर दिया तो उसको करोड़ों वर्ष लगते हैं। वो जो आपने कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, वापस से उसको अर्थ में आने के लिए करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स नहीं माना जाता है। अब देखिए ये कोल फील्ड है, तो कोल की काफी शॉर्टेज हमारे यहां पर होने लगी है और एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए हमारी सरकार या जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो ये कोशिश कर रही है कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की तरफ जाएं। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने भी ये कोशिश की है कि वो भी सोलर पावर के क्षेत्र में उन्नति करे, अपना बिजनेस बढ़ाए। इसलिए इन्होंने कोरबा जिले में, कहां पर, भटगांव और विश्रामपुर में सोलर पावर प्लांट की स्थापना की है। अब देखिए इस सोलर संयंत्र के आने से लगभग 60,000 टन प्रति वर्ष की दर से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अब देखिए आपको पता होगा कि जब हम कोयला जलाते हैं या फिर कोई और तरीके से एनर्जी बनाते हैं जिसमें कि कार्बन का इमिशन हो, तो वो काफी अमाउंट में होता है। और फिर आप ये भी जानते होंगे कि कार्बन इमिशन से क्या होता है, कार्बन इमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, और फिर ग्लेशियर पिघलते हैं। ये सारी चीजें आप जानते होंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, तो हमने क्या कार्बन इमिशन रोकने का क्या भारत ने ही ठेका लेके रखा है क्या? ऐसा नहीं होता, उसके कुछ कन्वेंशंस होते हैं। अगर आप इतना कार्बन कम इमिशन करेंगे तो उसका कार्बन क्रेडिट हमें दिया जाता है कि आप इतना यूज कर सकते हैं, इतना ही कार्बन इमिट कर सकते हैं। और वो अगर कार्बन क्रेडिट हम बचाते हैं तो उसे हम बेच सकते हैं, कार्बन क्रेडिट को बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 50 टन का कहा कि आप कार्बन क्या कर सकते हैं, इमिशन कर सकते हैं साल भर में, और आपने कितने का किया, सिर्फ 25 टन का, तो आपके पास क्रेडिट कितने का, 25 टन का। तो आप किसी और कंट्री को ये कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं। वो बदले में क्या करेगा, 25 टन का कार्बन इमिशन कर देगा और उसके इंडस्ट्री को उससे फायदा हो जाएगा और हमें इसके बदले में पैसा मिल गया। इसके अलावा, पैसा मिलने के अलावा हमने क्या किया, ये जो कार्बन इमिशन 50 टन होना था, हमने उसको जो नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है उससे हमने प्रोड्यूस कर लिया। तो आपको इधर से भी पैसा मिला, इधर से भी पैसा मिला। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इनके ऊपर डिस्कस करें तो काफी समय जा सकता है, बट अभी आप इतना ही समझिए कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड एवं निगवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, कोल इंडिया का और निगवेली का। अगले चरण में जिले में स्थित गेवरा, दीपका व कुसमुंडा में सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके एक्चुअली 3 चरण बताए जा रहे हैं, तो ये पहला चरण है। उसके बाद में नेक्स्ट कहां पर, गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा, इन जगह पर सोलर पावर प्लांट लगाएगी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। मैं फिर से बता दूं, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये तो मैं आपके एग्जाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको करंट अफेयर बता रहा हूं, इस वजह से मैंने एकदम इजी ऑप्शंस रखे। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड स्थापित कर रहा है 40 मेगावाट का क्या सोलर पावर प्लांट। उसके बाद में इससे कितना, 60,000 टन प्रति वर्ष की कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये डेटा अगर आप कहीं पर मेंस में मेंशन करेंगे तो उससे आपको काफी वेटेज मिलेगा कि हमारी सरकार, अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, तो उसमें अगर आप ये पूरा पॉइंट मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर जबरदस्त बनेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि पूरे भारत का। और ये कहां पर है, कोरिया में। देखिए इसके बारे में आपको डेटा में बता देता हूं, और ये काफी इसमें ज्यादा डेटा था इसलिए इसका एमसीक्यू नहीं बन पाया, फिर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है।
इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र से पुरस्कृत किया गया है। ये तो सिंपल जो आपकी एग्जाम्स रहती हैं, पीएससी में आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। जो दूसरी एग्जाम्स रहती है जैसे एसआई की हो गई, कांस्टेबल की हो गई, या पुलिस भर्ती हो गई, या फिर और बात करें हम पटवारी की हो गई, इन सब में ऐसा डायरेक्ट छोटा प्रश्न आता है, ज़्यादा डिटेल नहीं आता। और अगर आपको पीएससी में इसको लिखना है तो ये पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से छत्तीसगढ़ के कोरिया को ये पुरस्कार मिला है। तो उसका कारण है एक योजना के बारे में मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स में बताया, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और इसको कोरिया का जो विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, उसने बहुत अच्छी तरह से लागू किया। अब इसमें किया क्या जाता है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी में, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, अगर आप एक बार रीड करेंगे और कहीं पर भी इसको मेंस में मेंशन करना है, ऐसे तो आप प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ इतना ही बनेगा कि कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस वजह से, नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी, इस योजना के क्रियान्वयन की वजह से। सिर्फ प्रीलिम्स में इतना ही बन सकता है। अब देखिए बाकी अगर आपको मेंस में लिखना है तो ये सारा लिखना होगा। जिले में 55 एकड़ में गोठान ग्रामों में चारागाह विकास कार्यक्रम, नवोन्मेषी कृषि उद्यानिकी संबंधित गतिविधियों में सिंदूर हर्बल की पत्तियों व टहनियों से सुगंधित तेल निष्कासन, गौठान ग्रामों में सौंफ की खेती का सफल प्रदर्शन, शहद उत्पादन को बढ़ावा देना, आदिवासी कृषकों का समूह बनाकर मधुमक्खी पालन कराना, उनसे दलहन तिलहन फसलों में प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शन करना और इसके अलावा फसलों के प्रसंस्करण करना, इन सब का उसने अच्छी तरह से क्रियान्वयन किया। किसने? कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने। इस वजह से उसे ये पुरस्कार मिला। अगर इसको शॉर्ट में कहूं तो जो हमारी वनोपज होती, वनोपज के अलावा आप फसल को भी ले सकते कुछ, उसको और किस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शहद है, मधुमक्खी पालन से आप शहद उत्पादन कर रहे हैं, पर उसको अच्छी तरह से पैकिंग कर दें और मार्केट में उसको सेल करें तो वो अच्छे रेट में बिकेगा। नहीं तो ऐसे लोकल लोगों को बेचा तो कोई भी अच्छा भाव नहीं देगा। तो उसके लिए प्रसंस्करण करना पड़ता है, उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। ऐसे ही शकरकंद आटा, ये भी बेचा जाता है, इसको भी लोग बहुत ज़्यादा, इसका भी उपवास में इसका उपयोग करते हैं, फास्ट जिनका रहता है। हल्दी, नीलगिरी, सौंफ की पत्ती, इन सब का अच्छी तरह से प्रसंस्करण करके और उसका क्रियान्वयन कराया। किसने? कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने। क्योंकि लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन थोड़ी रहती है, आप और मैं हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि शहद की हमें पैकिंग करनी, तो हम उस पैकेजिंग को अच्छे से नहीं कर सकते, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र का वहां पर रोल आता है। उन्हें तो ये आइडिया है ना, वो तो इसीलिए बैठे हैं, तो उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वयन कराया। इस वजह से इस केंद्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार मिला। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारतीय खो खो संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष की बात पूछ रहा हूं मैं, अध्यक्ष नहीं, गलती ना करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये प्रश्न कैसे, भारतीय खो खो संघ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति खो खो संघ के, भारतीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए वो हमारे छत्तीसगढ़ के, तो उनका नाम है क्या? कमलजीत अरोरा जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो खो खो संघ है, अमेच्योर उसका नाम है, अमेच्योर छत्तीसगढ़ खो खो संघ, उसके ये अध्यक्ष हैं। इन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय खो खो संघ का उपाध्यक्ष। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब भी किसी राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा काम करता है तो वो हमारे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी बन जाता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। फिर आपने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के बारे में सुना होगा, ये मैं पहले के करंट अफेयर्स में भी कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी आइए यहां पर भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की तैयारी है। आपको पता होगा हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, आदिवासियों की काफी संख्या है और वो क्या करते हैं, इस प्रकार की फसल का उत्पादन करते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब का आपने देखा भी होगा गांव में। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि जब ये इनका उत्पादन करते हैं तो क्यों ना हम इसका प्रसंस्करण करें,
प्रसंस्करण यानी इसको और अच्छी तरह से पैकेजिंग करें, इसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद में इसको और लोगों को हम क्या करें, अच्छे रेट पे बेचें। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो किसान है उनका क्या करेगी, उत्साहवर्धन करेगी। और उत्साहवर्धन ऐसा नहीं होता कि पीठ पे हाथ रखा और उत्साहवर्धन कर दिया, उसके लिए उन्हें सरकार क्या करने वाली है, पैसा देने वाली है कुछ। तो देखिए उसी से संबंधित है ये। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो कुटकी की फसल करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए और धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। आप समझना इसको। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सरकार किसके लिए लेके आई थी, धान के लिए लेके आई थी, कि जो धान की खेती कर रहे हैं, जो बेचेंगे, उनको एडिशनल अमाउंट हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार देगी एमएसपी के ऊपर। इसके बारे में मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं और मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर हमारी सरकार ने ये जो कोदो कुटकी है इनको भी एमएसपी पे परचेस किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। तो फिर सरकार इसको एनकरेज करना चाहती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी कोदो कुटकी की खेती कर रहा है उसको सरकार कितना, प्रति एकड़ 9,000 रुपए पर ईयर देने वाली है। और दूसरा, अगर धान की खेती छोड़कर आप कोदो कुटकी की खेती कर रहे हैं तो सरकार कितना देगी, 10,000 रुपए प्रति एकड़ का इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इनपुट का मतलब क्या, जब आप उसको स्थापित करते हैं, जब उसमें सीडिंग करते हैं, यानी आप बीज डालते हैं, उसमें फिर आपको खाद भी डालना होता है, फिर उसमें दवाइयां भी छिड़कनी होती है, ये सब इनपुट डालना होता है, तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। उसके लिए सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने वाली है, जो धान की खेती छोड़कर क्या कर रहे हैं, कोदो कुटकी, और जो पहले से ही कोदो कुटकी की खेती कर रहे हैं उन्हें 9,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार देने वाली। और ऐसा करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। फिर ये तो आप जानते भी होंगे कि प्रदेश में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा सहित राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में मिलेट्स का उत्पादन किया जाता है। ये मिलेट्स का उत्पादन, ये आदिवासी बहुल एरिया है, इसमें ही इनका उत्पादन किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें से ज्यादातर जो जिले हैं वो क्या है, नक्सल प्रभावित हैं। अगला वाला देखिए, इस मिशन में मिलेट्स की खेती से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के साथ इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मैं आपको बता चुका हूं ये चीजें। उत्पादन करने वाले गांवों में छोटी छोटी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी और पैकेजिंग की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। फिर से मैं बोलता हूं, ये काफी अच्छी योजना मुझे भी लगी, पर कोई भी सरकार कभी भी खराब योजना नहीं बनाती। योजना कभी भी अच्छी बुरी तब होती है जब उसका इंप्लीमेंट देखा जाए कि इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छा हुआ। अगर अच्छे से हुआ तो अच्छी योजना हुई, और अगर मान लीजिए खराब हुआ तो बेकार योजना हुई। तो योजना कोई भी सरकार खराब नहीं बनाएगी। कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि वो खराब योजना बनाए, उसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूट किस प्रकार से होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए भी सरकार छोटे छोटे प्रसंस्करण इकाइयां लगाएगी। अब ये प्रसंस्करण के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रसंस्करण यानी क्या, समझना। अगर आप कच्चे आम बेच रहे, आपको मान लीजिए 50 रुपए मिल रहे हैं, तो उसके बदले आप क्या करेंगे, 1 किलो आम का क्या किया आपने, अचार बनाया, तो आप 200 रुपए में बेच देंगे। तो प्रसंस्करण हुआ ना, इसी को बोला जाता है प्रसंस्करण। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, मिलेट्स का भी प्रसंस्करण ऐसा ही कुछ होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन 9,000 रुपए कोदो कुटकी की खेती वालों को, और जो धान के बदले करेंगे उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार देने वाली है। फिर ये सारी चीजें प्रसंस्करण की इकाई लगाई जाएंगी। और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना बहुत है कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन किसके लिए है, तो वो कोदो कुटकी और रागी के लिए। और मेंस के लिए तो ये सब इंपॉर्टेंट है। कांकेर, ये सब आपको बताना होगा कि कहाँ पर मिलेट का उत्पादन किया जाता है, ये पॉइंट आपको लिखना होगा। फिर इसमें स्वयं सहायता समूह को जोड़ा जाएगा, प्रसंस्करण की इकाई लगाई जाएगी। इस तरह से पॉइंट्स में आपको मेंस में मेंशन करना, और इस तरह से आपने लिख दिया तो जबरदस्त आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर आपने राम वन गमन पथ के बारे में खूब सुना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां से रामचंद्र जी गए थे वनवास के लिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से होते हुए गए थे। तो जिन जिन जगह से वो गए उन्हें सरकार क्या करना चाहती, पर्यटन के लिए विकसित करना चाहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर आएँ। और पर्यटक आएंगे तो डेफिनेटली
अगर पर्यटन के रूप में विकसित होंगे कोई स्थान, तो स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिलेगा, अल्टीमेटली राज्य को उसका फायदा मिलेगा। तो उसी में एक फिर एडिशनल चीज की है सरकार ने, और वो क्या, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल राम वन गमन पथ के तहत रायपुर के चंदखुरी में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। 51 फीट ऊंची, काफी ऊंची मूर्ति है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, आप समझना, ये पहले भी न्यूज में रहा है, ये जो चंदखुरी है ये पहले भी न्यूज में रहा। किंवदंती के अनुसार चंदखुरी भगवान श्री राम की माता कौशल्या का मायका है, ऐसी किंवदंती है। ये तो ना तो आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है, किसी को पता भी हो तो अच्छी बात है। देश में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर यहीं पर है। ये काफी न्यूज में भी था कि कौशल्या माता का पूरे देश में अगर कहीं पर एकमात्र मंदिर है तो वो चंदखुरी में है, हमारे छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कौशल्या माता का कोई मंदिर नहीं। कौशल्या माता कौन है? भगवान श्री राम की माता। राम वन गमन पथ के अंतर्गत इस स्थान को भी महत्वपूर्ण माना गया है तथा इसे भी पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। आपको मैंने बताया, वन गमन पथ, जिस जिस जगह से भगवान गए वहां अच्छा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी सरकार, ठहरने के लिए होटल बनाएगी, सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। किसको? जो पर्यटक हैं, तभी तो लोग वहां पर आएंगे। तो उसी के तहत एक और साइट को शामिल कर लिया गया, और वो कौन सी है? चंदखुरी। क्यों? क्योंकि वहां पर किंवदंती के अनुसार भगवान श्री राम की माता का मायका है। होगा जो भी है, तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। याद करने जैसा क्या, चंदखुरी में श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही और ये स्थापित की जाएगी राम वन गमन पथ के अंतर्गत। फिर ये एकदम फैक्चुअल प्रश्न है। राज्य शासन द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में का नामकरण डैश के नाम पर किया गया है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज या राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज। तो आपको पता होगा ये जो सिंहदेव जी हैं, टी.एस. सिंहदेव, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में वो मंत्री हैं, इनकी मां थी वो राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, और इनका कुछ दिन पहले क्या हो गया? निधन हो गया। तो इन्हीं के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम अब क्या कर दिया गया है? राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा, ये इसका नाम कर दिया गया। तो ये इसका आंसर हुआ। फैक्चुअल प्रश्न है बिल्कुल ही। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली को पुलिस मुख्यालय के ने SRE सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में शामिल किया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, SRE सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? देखिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर नक्सल प्रभावित हैं। नक्सल प्रभावित से मतलब क्या? वहां पर नक्सली गतिविधियां ज्यादा होती है। तो इसके लिए पुलिस को स्पेशल सिक्योरिटी के लिए कुछ वेपन्स अलग तरीके के प्रोवाइड करने होते हैं, क्योंकि जो नक्सली है उनके पास तो अत्याधुनिक वेपन्स है, तो पुलिस के पास भी चाहिए, तभी तो उनका मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें अलग से एक्सपेंडिचर यानी खर्च देना पड़ता है, और ऐसी रिस्की जगह में अगर पुलिस के जवान रहते हैं तो उन्हें एडिशनल भत्ता दिया जाता है, एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है जो भी जिला नक्सली से संबंधित है, यानी नक्सल गतिविधियां जहां पर होती है। तो ये मुंगेली जिले को इसमें शामिल कर लिया गया। इससे पहले ये नक्सल गतिविधियों में या नक्सली जिला घोषित नहीं हुआ था। सो छत्तीसगढ़ के मुंगेली को SRE, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में शामिल कर लिया गया। अब देखिए इसमें, और देखिए मैं आपको बता भी चुका हूं वैसे तो। इसके मुताबिक अब मुंगेली प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में गिना जाएगा। SRE जिले में शामिल होने के बाद अब जिले को अलग बजट, पुलिस कर्मियों को अलग से भत्ता और अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। आपको बता चुका हूं मैं, रिस्क ज्यादा तो कुछ भत्ता भी इन्हें प्रोवाइड किया जाता है, अतिरिक्त संसाधन यानी अत्याधुनिक वेपन्स उन्हें दिए जाते हैं। फिर देखिए, पूर्व में शामिल बालोद जिले को इस सूची से अलग किया जा रहा है। बालोद डिस्ट्रिक्ट ये क्या था? नक्सल प्रभावित माना जाता था। अब इसको थोड़ा सा SRE की लिस्ट से अलग कर दिया गया। अब बालोद जिला SRE की सूची में नहीं गिना जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं, ये भी और ये भी। याद करने जैसा, SRE सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में मुंगेली को शामिल किया और बालोद को हटा दिया,
दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के रायपुर मांडर की दीक्षा नायर का एक खेल के वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है? रायपुर की दीक्षा नायर हैं, वो नाम आपको पता होना चाहिए। तो दीक्षा नायर किससे संबंधित है? उनका एक वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ, यानी वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो वो संबंधित है तीरंदाजी से, आर्चरी से। ये आपको मालूम होना चाहिए, दीक्षा नायर। ऐसे प्रश्न कभी कभी जो कम सुने हुए रहते हैं वो सीधे इस प्रकार से आ जाते हैं कि दीक्षा नायर का संबंध किस खेल से। तो अगर आपने फिर थोड़ा बहुत देखा हो तो आप आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर बस तीरंदाजी से संबंधित है वो। उन्हें वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया गया, वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई, उनके नाम है। अब देखिए, ये लोक सेवा आयोग के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने ऊपर करंट अफेयर पूछ सकता है। बाकी दूसरी एग्जाम्स के लिए इतना डिटेल में या इतना छोटा फैक्ट नहीं पूछा जाता है। तो इसका आंसर है क्या? डॉक्टर प्रवीण वर्मा और डॉक्टर सरिता उइके, ये 2 सदस्यों को शामिल किया गया है किसमें? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसे भी। फिर ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है भानु प्रताप सिंह, जो कि पूर्व विधायक हैं सूरजपुर से, उन्हें नियुक्त किया गया। ये सब फैक्चुअल प्रश्न है, इनमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है, तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं मानूंगा, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें से वो जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वाला प्रश्न था वो सिर्फ पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी एग्जाम्स के लिए नहीं। वित्त आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो पूर्व आईएएस अफसर सर जीएस मिंज को नियुक्त किया गया। वित्त आयोग आपको पता होगा, हर एक राज्य में एक एक वित्त आयोग होता है, और जनरली ये वित्त आयोग क्या करता है, जो लोकल बॉडीज होती है, लोकल बॉडीज यानी क्या? ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इनको फंड अलॉटमेंट करने के लिए प्लानिंग करती है और सिफारिश करती है कि हाँ, इस जिले को या इस पंचायत को इतना इतना फंड आप अलॉट करिए लोकल बॉडीज के लिए। तो इसका आंसर होगा पूर्व आईएएस अफसर सर जीएस मिंज। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये मानव निर्मित का मतलब क्या होगा? पहले से नेचुरल जंगल वहां पर नहीं है, बट वो जगह खाली पड़ी हुई है, तो सरकार उसका उपयोग करना चाहती है। तो देखिए, इसे एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन माइंस की खाली पड़ी जमीन पर 3 साल में विकसित किया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन माइंस, इसके बारे में आपने सुना होगा। यहां भिलाई स्टील प्लांट द्वारा किया जा रहा लाइमस्टोन का खनन लगभग खत्म हो चुका है। अभी भिलाई स्टील प्लांट में इस लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि आप जानते होंगे, जो अयस्क होता है आयरन का, यानी लोहे का जो ओर होता है, आयरन ओर जिसे कहते हैं, वो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें से मिट्टी अलग करो, कीचड़ जो रहता है वो अलग करो, और वो अलग करने के बाद में फिर लोहा बचता है। तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट लगती है, किसकी? लाइम्स। तो वो हम खनन कहाँ से करते हैं? इसी जगह से, भिलाई में है ये स्थित। बट अब ये खनन का काम लगभग खत्म हो चुका है। तो इसके लिए देखिए आगे क्या, इस बायोडाइवर्सिटी पार्क से दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट को इससे फायदा मिलेगा, दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर को। ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा। फिर और देखिए, पक्षियों के पार्क के रूप में विकसित हो जाएगा। यहां पर एक बहुत बड़ा वेटलैंड है, जहां पर पहले ही विस्लिंग डक्स, ओपन बिल स्टार्क प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, विस्लिंग डक्स और ओपन बिल स्टार्क प्रजाति के पक्षी पहले से पाए जाते हैं। और वेटलैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दलदल भूमि होती, जब पानी ऐसा रुका रहता है तो वहां पर दलदल भूमि बन जाती है, और फिर वो एक आइडियल कंडीशन होती है जीव जंतुओं के रहने के लिए। तो वहां कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये विकसित किया जाएगा कहां पर? भिलाई में। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा क्या? तो ये भिलाई में विकसित किया जा रहा है क्या? मानव निर्मित जंगल विकसित किया जा रहा है। यहां पर भिलाई स्टील प्लांट क्या करता था? लाइमस्टोन माइंस करता था। अगला प्रश्न देखिए, देश में सबसे ज्यादा महिला विधायकों की संख्या
छत्तीसगढ़ में यह कितनी है? थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता मुझे, बट हाँ महिलाओं से संबंधित है तो हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो इसका आंसर है 14। 14 सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में महिला विधायक है। इसके अलावा किसी और राज्य में इतने महिला विधायक नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।